Hello students, welcome back. Welcome to the new series of lectures. New series जैसा कि हमने लॉ के लिए, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के लिए सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किए हैं. दिस विल बी ऑडिट सीरीज. ऑडिट सीरीज में हम सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और ऑडिटिंग के बाकी सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे. These series of lectures will be relevant for CA final students, CA intermediate and those students who pursuing BCom and MCom और जिन्होंने ऑडिट ये स्पेशलाइजेशन लिया है. So इन लोगों के लिए ये रेलेवेंट होंगे लेक्चर्स. और आज का हमारा पहला सेशन है फर्स्ट वीडियो इन दी ऑडिट सीरीज, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑडिट और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का एक ओवरव्यू देखेंगे. So let's begin. ऑडिटिंग. अच्छा, ऑडिटिंग क्या है? अगर सपोज मैंने लिखा मैंने यहाँ पे कुछ तो लिखा है, आई रोट ऑडिटिंग. सो अगर आपको ये दिख रहा है तो आप लोगों ने बहुत सारे मिस्टेक्स ढूंढ के निकाले होंगे इसमें. यस, क्या लगता है? AUDD रखा. यस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. तो सबसे पहला मिस्टेक आपने क्या ढूंढा? स्पेलिंग मिस्टेक है. दूसरा आपको क्या मिस्टेक दिखाई दे रहा है? कैपिटल लेटर्स है, कहीं पे बीच में स्मॉल लेटर्स है, फिर से यहाँ पे कैपिटल लिख लिया. तो या तो पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए या स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए. ये तो अलग अलग लिखा तो ये भी नहीं चलेगा. सो इसका मतलब कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स वाला मिस्टेक ढूंढा. नेक्स्ट क्या है? ये एक लाइन में नहीं दिख रहा है, नहीं ऊपर नीचे लिखा है लेटर्स. कुछ लेटर्स ऊपर लिखा, कुछ लेटर्स नीचे लिखा. यस, सो मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है. अलाइनमेंट नहीं है तो कहना इसे कि वर्ड को बराबर से प्रेजेंट नहीं किया है, ऊपर नीचे रखा है. सो बेसिकली मैंने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है. सो इवन इफ दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, लेट्स से इससे पहले आपने कभी ऑडिटिंग के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है, आपने अभी तक पढ़ाई शुरुआत भी नहीं की है पढ़ाई की, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऑडिटिंग का मतलब पता है. हमने अभी तक डेफिनेशन नहीं देखा ऑडिट का, लेकिन अगर आप इसमें से मिस्टेक ढूंढकर निकाल पा रहे हो ये सब, इसका मतलब आप ऑडिटिंग जानते हो. कैसे? अब यहाँ पे आपने बहुत सारे मिस्टेक्स यहाँ पे निकाले. लेट्स सी ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या कहता है. व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ आपने स्पेलिंग चेक किया, उसके बदले ऑडिटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने वाले हो, एग्जामिन करने वाले हो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्यों? टू फॉर्म ओपिनियन. आप ऑडिट क्यों करते हो? ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए. और ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? आपका ओपिनियन होता है. एज एन ऑडिटर आपको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में? तो पर्पस क्या है? टू फॉर्म ओपिनियन. यस, ओपिनियन क्या? किस चीज का ओपिनियन? ओपिनियन दैट financial statements are free from MMS, that is material misstatement, and the financial statements are true or fair, true and fair or not. So दो चीजों के ऊपर आप ओपिनियन देते हो. क्या ओपिनियन दे रहे हो? कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ऑडिट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट. और दूसरा, वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर और नॉट, ये चेक करते हो. सो बेसिकली आपने क्या किया? एग्जामिनेशन किया. लेकिन कैसे किया एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. आपने बहुत सारे ग्रामर के रूल्स चेक किए, लैंग्वेज के रूल्स देखे. सो ग्रामर का रूल्स, आपने स्पेलिंग देख लिया. आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को एक साथ नहीं रख सकते. इसका मतलब आपने क्या किया? यहाँ पे आपने कुछ रूल अप्लाई किया. जैसे यहाँ पे ग्रामर के रूल्स है. ऑडिटिंग के लिए हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है. फिर आपने बोला प्रेजेंटेशन एंड अलाइनमेंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए था. विच मीन्स आपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया. सो प्रेजेंटेशन कहाँ से होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन किस हिसाब से हम करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉज एंड रेगुलेशंस. मतलब जो कोई भी लॉ एप्लीकेबल होगा. जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उस हिसाब से गुडविल वैल्यू होना चाहिए. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग है. सो डिपेंडिंग ऑन द लॉज एंड रेगुलेशंस बेसिकली हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं. सो जैसे हमने ये वर्ड का ऑडिट किया, उसी तरह फाइनेंशियल ऑडिट भी होता है. किस चीज का होगा ऑडिटिंग? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्यों करते हैं? टू फॉर्म एन ओपिनियन. व्हाट ओपिनियन? ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एंड दूसरा वाला, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट. सो अभी इसमें 2-3 चीजें हमने देखी. सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है ये देखेंगे.
फिर हमने बोला एमएमएस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो ये क्या है, ये भी हमको स्टडी करना है। दूसरा हमने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, सो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, सो लेट्स लुक एट द मीनिंग्स। पहला वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना किसको, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? बिकॉज जो हो गए हैं ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेफिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं, इट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। एंड रिलेटेड नोट्स, सो जैसे आपने ऑर्डिनरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेट होता है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होंगे, कैपिटल अकाउंट्स हो सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हो सकते हैं, शेड्यूल्स एंड एनेक्स्चर्स अटैच्ड होते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता, इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड नोट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट कर रहे हो, या तो वो एक फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, 12 मंथ का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड देने के लिए कभी कभार 6 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिट करने पड़ते हैं। या फिर कंपनी अगर आईपीओ ला रहा है, तो जिस किसी डेट पर वो आईपीओ ला रहा है तो प्रोस्पेक्टस इशू करने वाला है। प्रोस्पेक्टस प्रिंट होने से पहले तक का जो भी पीरियड होगा, वो हो सकता है एक क्वार्टर का पीरियड हो, सिर्फ 3 महीने का पीरियड हो, उस पीरियड के लिए भी ऑडिट करना पड़ सकता है। सो जनरली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात जब करेंगे, इट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। दैट पीरियड कुड बी अ मंथ, अ क्वार्टर, 6 मंथली, एनुअली, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। एक और नया टर्म आ गया एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। सो हर एंटिटी को जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, उस बाउंड्री के अंदर रहकर उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने देखे हैं तो उनको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे और कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। बैंक्स की बात कर रहे हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उनका तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अलग है। इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं? उस पर्टिकुलर एंटिटी को एप्लीकेबल होने वाले लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से बनते हैं। सो जैसे बैंक्स अगर है तो बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा, आरबीआई, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट होगा। सो ये सारे एक्ट, फेमा के रेगुलेशंस होते हैं, तो फेमा एक्ट को भी ध्यान में रखते हुए ये सारे एक्ट्स के हिसाब से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। अगर कंपनीज की बात कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या किस तरह का सर्विस यूनिट है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जीएसटी भी एप्लीकेबल हो रहा है तो जीएसटी के हिसाब से भी कुछ कैलकुलेशंस दिखाने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक्साइज के कुछ चीजें हो सकती है। सो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? बाउंड्री जिसके अंदर रहकर हर एंटिटी को फंक्शन भी करना है और उसके साथ ही उस एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। सो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस विदिन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, विदिन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, और जिसके अंदर रहकर एंटिटी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। तो फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल, जो ऑलरेडी हो चुके हैं ट्रांजैक्शन, सो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड नोट्स, क्योंकि हमने देखा एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हो सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होगा, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ क्या है हमने देख लिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लॉज जो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ये तो हो गया। नेक्स्ट इज एमएमएस। यहाँ पे कहीं तो हमने एमएमएस देखा है, एमएमएस का फुल फॉर्म है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको, इस शॉर्टकट को याद रखना है क्योंकि ये पूरे ऑडिट के सीरीज में हम हमेशा शॉर्टकट्स यूज करने वाले हैं। फिर एफएस, एफएस का मतलब होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआरएफ का मतलब होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एमएमएस का मतलब होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो पहले हम देख लेते हैं कि मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है। मिसस्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस है, दो चीजों के बीच का डिफरेंस है। किसके बीच का डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर विच इज रिपोर्टेड, मतलब अमाउंट क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर जो दिया है, एंड जो रिक्वायर्ड है
FRF में। सो दो चीज का डिफरेंस, अमाउंट हो सकता है क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर जो आपने किया है या हमारे क्लाइंट ने किया है, और अमाउंट डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन जो लॉ के हिसाब से होना चाहिए था। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो वो जो डिफरेंस है वो मिसस्टेटमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्लासिफिकेशन का लेते हैं। सपोज 5,000 रुपीज के चेयर्स परचेज हुए। अब ये हुआ फर्नीचर। जो भी आइटम एक से ज्यादा साल के लिए बेनिफिट देने वाला है हम उसको क्या बुलाते हैं, कैपिटल एसेट बोलेंगे। तो वो एसेट साइड में फर्नीचर के हेड के अंदर दिखना चाहिए था, लेकिन अगर हमारे क्लाइंट ने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डाल दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डाल दिया, मतलब उसने क्या किया, पूरा का पूरा खर्चा एक साल में दिखा दिया। एक्चुअली उसने आइडियली करना क्या चाहिए था, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था और सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन इस साल पीएनएल में आना चाहिए था। इसका मतलब उसने क्लासिफिकेशन गलत कर दिया। यस, सो क्लासिफिकेशन जो हमारे क्लाइंट ने दिया है और जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस इज अ मिसस्टेटमेंट। हमने एग्जाम्पल लिया क्लासिफिकेशन का। इसी तरह अमाउंट का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के 7,500 रुपीज की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा था, गलती से 5,700 कर दिया। अब क्या हुआ, 7,500 किया है, 5,700 होना चाहिए था, तो दोनों का डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस है वो होगा मिसस्टेटमेंट। अगर डिफरेंस नहीं है मतलब ट्रू एंड फेयर है, करेक्ट है। लेकिन अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस क्लासिफिकेशन, डिफरेंट प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर जो होगा दैट विल बी मिसस्टेटमेंट। लेकिन हमको सिर्फ मिसस्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको मटीरियल मिसस्टेटमेंट चाहिए। तो जो भी मिसस्टेटमेंट है वो मटीरियल है या नहीं है, इसके लिए एक्चुअली हमारे पास एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 320, ऐसे 320 मटीरियलिटी, जिसमें हम बहुत सारे सिचुएशंस देखेंगे कि किन सिचुएशंस में हम मिसस्टेटमेंट को मटीरियल बोलेंगे और कौन से सिचुएशंस में उसको मटीरियल नहीं बोलेंगे, इमटीरियल कब होगा। सो उतनी डिटेल में तो हम स्टैंडर्ड में ही देखने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए हम उसको पेंडिंग रखते हैं। अगर शॉर्टकट में समझना हो तो इतना समझो कि कोई भी आइटम या कोई भी मिसस्टेटमेंट मटीरियल कब होगा, अगर वो आपका एज एन ऑडिटर डिसीजन चेंज कर सकता है तो वो मटीरियल है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर अमाउंट आपके डिसीजन को, आपके ओपिनियन को चेंज नहीं करता है तो वो मटीरियल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो 5,000 रुपीज का फर्नीचर का एग्जाम्पल हमने लिया, अगर रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ 5,000 रुपए का एक्सपेंस में दिखा दिया, कैपिटलाइज करना चाहिए था, तो एज एन ऑडिटर आप ही सोचो, अब करोड़ ऑफ रुपीज का, थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज का बिजनेस है, उसमें 5,000 रुपए की वजह से आपका ओपिनियन चेंज हो रहा है कि एज एन ऑडिटर किसी भी चीज में नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मटीरियल नहीं है। लेकिन अगर वही चीज एक छोटे से दुकान की बात कर रहे हो आप, एक छोटा सा शॉप है जहां पर 4-5 कुर्सियां खरीदी गई है, टर्नओवर भी कम है, तो वहां पे हो सकता है वो 5,000 की अमाउंट जो है वो भी बहुत ज्यादा मटीरियल लग रही हो, एज एन ऑडिटर आपको मटीरियल लग रही हो। सो मटीरियलिटी के हिसाब से हम किसी मिस स्टेटमेंट को मटीरियल कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। मटीरियलिटी क्या है डिटेल में देखेंगे ऐसे 320 में। सो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री होना चाहिए, विच मीन्स यहाँ पे हमने जो देखा, हम जो ओपिनियन बनाते हैं तो उसमें हम क्या चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। दूसरा हमने देखा दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। सो ट्रू एंड फेयर मीन्स व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ट्रूथफुली एंड फेयरली, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड एज पर FRF, ऑलरेडी देख लिया। सो जो लॉ का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ट्रूथफुली सच इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है और उसका प्रेजेंटेशन भी करेक्ट है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि करेक्टली रिकॉर्डेड है लेकिन प्रेजेंट बराबर से नहीं किया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, लेट्स से कोई पेटेंट का केस है और कंपनी ने किसी और का पेटेंट एक्चुअल में चुराया है, इसका इल्जाम लगा है, केस चल रहा है। अगर केस कंपनी हार जाती है तो कंपनी को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बंद करना पड़ेगा। अब बंद करने का मतलब ये है कि कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है उसका 50% तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। सो विच मीन्स अगर कंपनी हार जाता है तो उसका लिटरली मैन्युफैक्चरिंग 50% से कम करना पड़ेगा, बिकॉज आधा जो उसका सेल्स है कंप्लीटली इसी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब एक मटेरियल लॉस हो सकता है। इसको हम कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी या गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करना बोल सकते हैं। हम लोग आगे चलकर गोइंग कंसर्न ऐसे 570 पढ़ने वाले हैं, गोइंग कंसर्न। सो कंपनी बंद तक पड़ सकती है अगर उसका
एक मेजर प्रोडक्ट बंद हो जाता है तो, या फिर उसके ऑपरेशंस काफी हद तक कर्टेल हो सकते हैं। सो इसके बारे में कंपनी ने बताना चाहिए था, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बताया ही नहीं। लेकिन कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है क्या, यस कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया है, तो उसने तो सच बोला, लेकिन एक साथ छुपाया, विच मीन्स प्रेजेंटेशन नहीं बराबर किया है। सो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ट्रूथफुली रिकॉर्डेड, सच तो बताया, लेकिन अभी तक केस का रिजल्ट नहीं निकला है, अग्रीड, लेकिन कम से कम नोट्स टू अकाउंट्स में नोट में लिखना चाहिए था कि ऐसा ऐसा केस चल रहा है, तो इसका मतलब फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। सो दोनों होने चाहिए, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड, ये होगा ट्रू एंड फेयर व्यू। सो बेसिकली हमने ऑडिट का डेफिनेशन देखा, उसी से जो जो चीजें निकल रही है बाहर, हमने उसके डेफिनेशन एंड मीनिंग्स देख लिए। अब व्हेन आई से ऑडिट, ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो स्पेशली एटलीस्ट सीए स्टूडेंट्स के मामले में क्या होता है, हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू कीप दिस फॉर ऑप्शन। जनरली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हम ऑप्शन में रखते हैं, सेइंग अरे ये तो 20 मार्क के लिए आता है, पर बचा हुआ 80 के ऊपर फोकस करते हैं, 20 मार्क्स के लिए आता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स कर लेंगे। अब ऐसे 200 ही हमको बताता है फॉलो ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो अगर ऑडिटर बनने के बाद सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। सो एज अ प्रोफेशनल यू नीड टू नो ऑल द स्टैंडर्ड्स, प्लस एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। ऑडिटिंग में स्कोर नहीं आना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सब कुछ पढ़कर गए, पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया, फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका रीजन ये है, ये अप्रोच ही गलत है। सबसे पहली बात, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का टोटल वेटेज सिर्फ 20 मार्क या 25 मार्क है, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भले ही 20-25 मार्क के लिए आए, लेकिन और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपने इंटरनल ऑडिट का टॉपिक देखा होगा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं, स्पेशल ऑडिट कर रहे हैं। जब आप स्पेशल ऑडिट करते हो या वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हो, वो क्या है, ऑडिट कैसे करना है ये बताते हो, और ऑडिट कैसे करना है ये कौन बताता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो एक्चुअली देखा जाए तो वाउचिंग, वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑडिट भी करते हो तो जो स्टेप्स ले रहे हो, या इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, स्पेशल ऑडिट कर रहे हो, हर जगह पर आप एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हो। सो बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेफरेंस टू दीज स्टैंडर्ड्स। हमको ऑडिट में कम मार्क्स मिलने का रीजन यही है, जैसे लॉ में सेक्शन नंबर कोट करना इंपॉर्टेंट है, सेक्शन से प्रोविजंस को रिलेट करते हैं, फिर वो प्रोविजंस के बेसिस पर हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं। उसी तरह ऑडिट के ये सारे जो आंसर्स है, इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस देना जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते। अब इसके लिए बोलो कि इतने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इतने बड़े बड़े उनके नाम है, कैसे याद रहे। तो हम ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ दिस सीरीज क्या होगा, सारे स्टैंडर्ड्स, ये जो भी स्टैंडर्ड नंबर्स हमने लिखे हैं, ये सब विल बी एट द टिप ऑफ योर टंग, प्रोवाइडेड आप सारी सीरीज कंटिन्यूसली देखो और रिवाइज कर रहे हो। तो कितना आसान है, छोटा सा जस्ट शॉर्टकट में हम देखते हैं कि कितना आसान है रिलेट करना। ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू रिलेट इट राइट अवे, क्योंकि आपने सारे स्टैंडर्ड्स किए नहीं है, बट जब सारे स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, आप फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो पर आना, दिस विल बी वेरी इजी। सारे जो स्टैंडर्ड्स है हमको एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। बिफोर मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको अपने आप को एक ऑडिटर बनाना है, यू आर एन ऑडिटर। तो अब अगर आप और मैं, हम सब ऑडिटर्स हैं, हमारे सामने अगर एक ऑडिट असाइनमेंट आता है, कोई हमको ऑडिट देना चाहता है, तो ऑडिट लेने से पहले ये 2 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, हमको पहले से पता होना चाहिए। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना होता है, मतलब शुरू करने से पहले, ऑडिट शुरू करने से पहले। ये 2 उसके स्टैंडर्ड्स हो गए। फिर कुछ स्टैंडर्ड्स है जो ऑडिट पूरा हो जाने के बाद रिपोर्टिंग करते वक्त काम आते हैं, मतलब रिपोर्ट बनाते वक्त। तो ऐसे 700, 705, 706 ये सब ओपिनियंस पर है। अगर आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो तो 700, अगर आप रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस डाल रहे हो तो यहाँ पे आ गया 705। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा, कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है, अगर वो केस कंपनी हार जाती है तो वो प्रोडक्ट वो वापस से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी, विच मीन्स यहाँ पे कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना होगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये बताता है 706। फिर आपने देखा होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 साल के कॉलम्स होते हैं, जैसे अगर 31 मार्च 2020 एज ऑन 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट है, तो उसी के साइड में आपको 31 मार्च 2019 का 31 मार्च 2019 का भी फिगर्स मेंशन्ड होंगे। ये क्यों मेंशन्ड होते हैं, यहाँ पे है 710 की वजह से मेंशन्ड होते हैं। 720 अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आपने जो ऑडिट किया है, आपका ऑडिट रिपोर्ट किसी प्रोस्पेक्टस के साथ इशू होने वाला है, तो अब आपको वो प्रोस्पेक्टस का इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि जो लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं उसी के साथ आपका ऑडिट रिपोर्ट भी जाने वाला है। कई लोगों को ऐसा तो नहीं लगे कि ये प्रोस्पेक्टस का इन्फॉर्मेशन को भी आपने ऑडिट किया है, सो टू मेक श्योर कि दूसरा इन्फॉर्मेशन जो आपके ऑडिट रिपोर्ट के साथ जा रहा है वो भी करेक्ट है या नहीं, ये आपको कौन बोलता है? 720। सो हमने देखा ऑडिट लेने से पहले दो चीजें, एक तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लेना पड़ेगा, और अगर आप ऑडिटर हो तो आपको ऐसे 200 के हिसाब से सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। ऑडिट हो जाने के बाद रिपोर्ट बनाने से पहले आपको ये 700 सीरीज वाले स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड्स है जो तीनों स्टेजेस में आपको यूज होने वाले हैं। जैसे आप ऑडिट करते हो तो करते करते आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे, प्रूफ मिलेंगे, जो आपको कलेक्ट करते रहना है, एविडेंसेस कलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे 200 में हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे। सो विच मीन्स अगर आप रिपोर्ट बनाते हो, क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है ना, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम या तो खुद कलेक्ट कर रहे हैं या किसी से मांग रहे हैं, तो हम उसको इकट्ठा करेंगे एविडेंसेस के लिए। फिर 260 एंड 265 स्टैंडर्ड है जिससे हम बात करते हैं। किससे बात करते हैं? मैनेजमेंट से। जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट के साथ, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए तो थ्रू आउट दी ऑडिट हमको बात करते रहना पड़ता है मैनेजमेंट के साथ, तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। 220 क्वालिटी कंट्रोल, जो भी ऑडिट हम कर रहे हैं उसमें हमको थ्रू आउट क्वालिटी मेंटेन करना है। बिफोर आफ्टर, बिफोर में क्यों प्लानिंग करते हैं, ऑडिट का प्लानिंग कर रहे हैं तब भी क्वालिटी मेंटेन करना है, ऑडिट करते वक्त एंड रिपोर्टिंग करते वक्त भी क्वालिटी मेंटेन करना है। फिर कुछ स्टैंडर्ड्स है जहां पर हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई और भी है। कौन है? जैसे ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर, दो ऑडिटर्स मिलकर अगर एक एंटिटी ऑडिट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहे हैं या किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स का अगर ऑडिट कर रहे हैं तो गोल्ड वैल्यूएशन। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो प्योरिटी चेक करना नहीं आता, गोल्ड, डायमंड्स, जो भी सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर या एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे? 620 बताएगा। सो बेसिकली दीज आर द स्टैंडर्ड्स जो तीनों स्टेज में हमको कभी भी यूज हो सकते हैं। फिर कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो ऑडिटिंग करते वक्त हमको यूज होते हैं, फ्रॉड से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड। सो एज आई सेड, ये सीरीज खत्म होने तक आपको सारे स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स जैसे रट गए हैं उसी तरह आपको भी रट जाएंगे, प्रोवाइडेड आप जैसे बताया गया वैसे रिविजन कर रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द वीडियोज that are being uploaded, so that by the end of the series you should be able to make this particular chart on your own. बुक में देखे बिना you should have that confidence to make this kind of a chart. And believe me, बहुत सिंपल होगा। एंड एक मिसकंसेप्शन तो हटा दो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका वेटेज कम है या फिर वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको बाकी सारे टॉपिक्स जो है अदर देन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें भी आप यही अप्लाई करते हो। देयर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन मटीरियलिटी, देयर इज अ टॉपिक ऑन इंटरनल ऑडिट, सो उसमें आप ये सब यूज करने वाले हो। सो be ready. We'll be uploading the series of lectures on standards on auditing and other topics also. So till then, thank you and happy learning.